गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले 2 दिन से हमारा लेक्चर नहीं हुआ था ना, मैं बाहर गया था। और आज मौका मिल गया फिर से हमें क्लास लेने का। शेड्यूल में तो नहीं है, लेकिन आज है समय तो क्लास लेंगे आज। और यहाँ पे हमारे सिलेबस में हमने पहला जो पॉइंट है वो पूरा ही खत्म किया। एग्जाम भी हमारी हो गई इसकी। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दी है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन दे दीजिए एग्जाम, है ना। ये आपके आप ही के लिए है, आपको ही एग्जाम में आंसर कैसे लिखना वो पता चलेगा। और आज या प्रोबेबली कल मैं सभी स्टूडेंट्स के जो आंसर शीट्स है वो एक ही डेटाबेस में अपलोड कर दूंगा। तो आपको सभी को एक दूसरे के आंसर शीट्स भी देखने मिलेंगे, और किस तरह से एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है वो भी आपको पता चलेगा। अभी ये सेकंड और थर्ड पॉइंट के बारे में हमने बात की थी कि परिभाषा और द्रव्य वर्ग, है ना। तो ये जो है सभी एक एक परिभाषा और एक द्रव्य वर्ग जो है, मैं आपको धीरे धीरे करके भेजता जाऊंगा इसके वीडियोस में, तो आप सीखते जाएंगे इसके बारे में। और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को हम बाईपास करते हैं, डायरेक्टली पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। अब यहाँ पे जो है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यंत्र एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये है हमारे चैप्टर का नाम, कि जो यंत्र होते हैं उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यानी कि इन शॉर्ट में वर्णन, और उनका एप्लीकेशन यानी कि उसको यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे ये यंत्र को बनाना कैसे है, मैन्युफैक्चर कैसे करना है, उसके बारे में नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। फिर भी कुछ कुछ यंत्रों को मैन्युफैक्चर कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। कारण ये है कि कुछ यंत्र जो होते हैं ना, वो हमारी जरूरियात के अनुसार ही हमें बनाने होते हैं। कि वैसे तो बहुत सारे मशीन्स जो है वो रेडीमेड मिल जाएंगे, लेकिन हमारा जो पारद कर्म करना है, मर्क्यूरी की जो प्रोसेस करनी है या जो दवाइयाँ बनानी है, तो उसमें हमारा यूज कुछ ऐसा स्पेसिफिक होता है कि हमें तो भाई इस तरह से काम करना है तो ही हमारा प्रोसेस होगा। तो वहां पे इस तरह का मशीन जो है रेडीमेड मार्केट में नहीं मिलता, तो हमें बनाने पड़ते हैं। तो कुछ कुछ यंत्र जो है, कुछ कुछ मशीन्स जो है, उनको हम कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, कैसे बनाएंगे, छोटे पैमाने पे मिट्टी में से या बड़े पैमाने पे लकड़ी या कुछ लोहे की धातु में से भी कैसे बनाएंगे, सब चीजें हम सीखेंगे। और वैसे यहाँ पे आपके सिलेबस में जितने यंत्र दिए गए हैं उसके बारे में हम एग्जाम पर्पज से पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड। और इनके उपरांत भी कुछ और यंत्र है जो इस लिस्ट में नहीं है, उन यंत्रों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में हमें उपयोग में लेने हैं, हमें प्रैक्टिकल करना है, तो वो यंत्र वो मशीन चलाना आना चाहिए। तो वो भी हम सीखेंगे। और सिर्फ यहीं पे ये मशीन्स के बारे में है ऐसा नहीं है। अगर आपका सिलेबस देखेंगे तो ये जो रसायन शास्त्र का पेज बने ना सिलेबस का आपका, फिर आगे जाएंगे रसायन शास्त्र खत्म करके वैशेज्य कल्पना में। तो वैशेज्य कल्पना में भी आप पेपर 1 में देखेंगे, तो यहाँ पे फिर से कुछ मशीन्स आते हैं। इंट्रोडक्शन एंड जनरल नॉलेज ऑफ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स, तो पेपर 2 है वैशेज्य कल्पना, उसमें देखिए ये। तो यहाँ पे भी कुछ मशीन्स है, ये पूरे के सभी मॉडर्न मशीन्स है, इसमें कोई आयुर्वेदिक यंत्र नहीं है। डिसइंटीग्रेटर, मिक्सर, ग्राइंडर, एंड रनर, एज रनर, सीव शेकर, ग्रेन्यूलेटर, है ना। ये सभी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसके बारे में भी हम उस समय पे वहां पे सीखेंगे, या फिर इसी के साथ साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं, तो वो भी करेंगे। तो आपको अभी है जो है, हम मशीनरी के बारे में सीखेंगे कि उसी मशीन का उपयोग करके हमें पारद संस्कार करने हैं, मर्क्यूरी की सारी प्रोसेसेस करनी है, और दवाइयाँ भी बनानी है। तो क्या क्या यूज है, बहुत ही सिंपलेस्ट मशीन से, सिंपलेस्ट यंत्र से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे सिलेबस में भी ऐसा ही क्रम दिया है। उलूखल यंत्र जिसे हम बोलते हैं गुजराती में खायणी दस्तो, या फिर हिंदी में इमाम दस्ता। तो वहां से शुरू करके आगे काफी सारे कॉम्प्लेक्स यंत्र की तरफ भी जाएंगे। हमारा चैप्टर जो है हम इसको नाम देते हैं यंत्र प्रकरण, है ना। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यंत्र और उसके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब कि उसका यूज कैसे करना है। तो हमारा जो चैप्टर है उसे नाम देंगे हम यंत्र प्रकरण। और उसमें हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो रोज ही एक या दो यंत्र इस तरह से हम सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है ऐसा
जो बीएमएस के बाद एमडी भी करना चाहता है, तो इन सभी चीजों पे खास ध्यान दीजिए कि व्युत्पत्ति, फिर निरुक्ति, फिर परिभाषा, ये सब चीजें अलग अलग होती है। तो कौन सी व्युत्पत्ति क्या है, जैसे कि दोष आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में क्रिया शरीर में, तो दोष ये जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति क्या है, उसकी निरुक्ति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये सभी आप देखिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना, जब भी व्युत्पत्ति होती है, वैसे संस्कृत में आपने सीखा ही होगा ये सब, एक रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, कि वहाँ पे ग्रामेटिकल चीजें ज्यादा होती है। तो ये जो यंत्र, ये जो शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति से हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। यंत्रते, नियम्यते, वध्यते, रक्ष्यते, वा, लास्ट में दिया है वा यानी कि अथवा। तो या तो वो यंत्रण करेगा, या नियमन करेगा, या उसका वध करेगा, या उसकी रक्षा करेगा। उसका मतलब किसका? पारद। पारद यानी कि मर्क्यूरी, लेकिन सिर्फ पारद नहीं है, पारद आदि। पारद आदि मतलब पारद और पारद के साथ जितने भी और द्रव्य है, जिसको हम बोलेंगे रस द्रव्य, उन सभी की, मर्क्यूरी और हमारे रसशास्त्र के सभी और सब्सटेंसेस जो भी है, रस द्रव्य है, उनका यंत्रण मतलब कि उसको मशीन के अंदर प्रोसेस करना, नियमन करना यानी कि उसको कंट्रोल करना, वध करना। अभी यहाँ पे है वध्यते, वध, वध करना मतलब क्या है? उसको मार डालना, है ना? तो हम इन द्रव्यों को मार डालते हैं, मार डालते हैं मतलब उसका मारण करते हैं। मारण करते हैं, ये शब्द है भस्म बनाने के लिए। जब भी हम उसको भस्म बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हमने उसका मारण किया या उसको मार डाला। तो कोई भी भस्म, जैसे कि आप सभी में यही सीखेंगे, जैसे कि अभ्रक है, माक्षिक है, शंख है, जो कोई भी द्रव्य है, तो उसका शोधन होगा पहले, बाद में होगा उसका मारण। मारण यानी कि उसको टू किल, उसका वध करना। फिर है रक्ष यानी कि उसकी रक्षा करना। तो वो भी कहाँ कहाँ पे पारद गति जब हम पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। तो पारद एटसेट्रा की ये सभी प्रोसेसेस मतलब क्या है? ये सभी प्रोसेसेस है, यही सब काम करना होता है हमें इसकी प्रोसेसेस में, इसकी प्रोसीजर्स में। तो पारद आदि इनकी अनेन उपायेन, अनेन उपायेन मतलब अलग अलग तरह की टेक्निक्स के द्वारा, वेरियस टेक्निक्स। तो अलग अलग तरह की जो टेक्निक है उसके द्वारा यंत्रण, नियमन, वध, रक्षण ऑफ पारद एटसेट्रा रसद्रव्य। तो जिस किसी भी की वजह से, जिस किसी का भी उपयोग करके ये सब काम किया जाता है, उसे बोलते हैं यंत्र। तो अभी यहाँ पे लास्ट में ऐसा आया है, इज नोन एज यंत्र, है ना? तो आपको लगेगा कि ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन डेफिनेशन और भी है, दूसरी दो तीन है, जहाँ पे इस तरह की ग्रामर्स का उपयोग किया गया, ग्रामरिकल सब्जेक्ट वर्ड्स का उपयोग किया गया है, यंत्रण, नियमन, वध, रक्षण, है ना? तो उसको हम व्युत्पत्ति बोलेंगे। आगे देखते हैं डेफिनेशन। ये श्लोक आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वाइवा में, थियरी में, ये आपको याद रखना है। आप आज जो है इस पूरे श्लोक को, 2 लाइन के श्लोक को प्रोनाउंस करके भी मुझे भेजिएगा। आप एक नोटबुक में लिख लीजिए इस श्लोक को, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने पेन पेपर से लिखिए और फिर उसका वीडियो बना के मुझे भेजिए आज। ये इसका प्रोनाउंसिएशन जो है अच्छे से करिए। स्वेदादि कर्म निर्मातुम वार्ती केंद्रे ही प्रयत्नतः यंत्रते पारदो, पारद को यंत्रण करना है, यस्मात्, तस्मात्, यंत्रम इति स्मृतम। अभी यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊंगा, संस्कृत की बात है वैसे। स्मृतम, स्मृतेन, स्मृतः, ऐसा शब्द जहां कहीं पे भी आता है, रसशास्त्र में तो आएगा ही, लेकिन आपकी संहिता में बहुत आएगा, अष्टांग हृदय में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, बहुत जगह पे ये शब्द आएगा। तो जहां कहीं पे भी स्मृतम या स्मृत है, तो वहां पे हमें जैसा दिया है वैसा याद रख लेना है ना? उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा याद रखो, तो हमें उसको ऐसा का वैसा याद रख लेना है। वहां पे हमें बहुत ही ज्यादा बाल की खाल नहीं निकालनी है। तो इसका मतलब क्या होता है इस श्लोक का? उन चीजों को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को यंत्र बोलना चाहिए। ये डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ यंत्र जो है, ये सिर्फ रसशास्त्र के अधिकरण में है, और कहीं पे यंत्र कुछ और हो सकते हैं। रसशास्त्र के अंदर डेफिनेशन ऑफ यंत्र है। तो ऐसे सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो स्वेदन एटसेट्रा प्रोसीजर्स करे, किसकी? पारद की, पारद की यानी कि मर्क्यूरी की। तो स्वेद आदि कर्म,
स्वेदन। तो यहाँ पे शुरू में लिया है सबसे पहला प्रोसीजर स्वेदन। और भी बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है। अभी स्वेदन क्या है, इसका बेसिक ख्याल तो आप सभी को है, क्योंकि आपने अष्टांग हृदय में या चरक संहिता में षड उपक्रम पढ़े हैं, है ना? लंघन, ब्रूहण, स्वेदन, स्तंभन, रुक्षण, स्नेहन, षड उपक्रम पढ़े हैं। मैंने थोड़ा क्रम गलत बोला, लेकिन उसी में स्वेदन भी आता है। तो स्वेदन यानी कि उसको कुछ हम गर्मी देते हैं, अग्नि बाहर से देते हैं, और वहां पे अग्नि का उसके ऊपर असर होता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है कि स्वेद निकलता है। स्वेद निकलता है यानी कि हमारा शरीर जो है वो पर्सपिरेशन, जो पसीना है वो बाहर निकाल देता है। अभी ये तो द्रव्य है, ये तो जिंदा चीज नहीं है, तो पसीना कुछ बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन वहां पे उसको भाप लगेगा, है ना? तो स्वेदन तो उसका भी होगा, वो यंत्र है उसका भी, ये यंत्र के अंदर जो द्रव्य है उसका भी स्वेदन होगा। तो ये स्वेदन और एटसेट्रा बहुत सारी प्रोसीजर्स। अभी ये स्वेदन जो है वो हमारी जो टर्मिनोलॉजी से वहां पे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, जैसे कि जहाँ पे भावना, आवाप, निर्वाप सब दिया है, वहां पे स्वेदन के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन बेसिकली इतना समझिए, हम उसको एक्सटर्नली हीट देते हैं और उसकी वजह से उसको भाप लगती है। हम उसको, अभी आपने तो ये कोरोना में तो बहुत सारा स्वेदन कर लिया है ना, जो स्टीम इनहेलेशन जो आपके पास apparatus रहता है प्लास्टिक का, जो ब्यूटी पार्लर में भी मिलता है, तो आपने उसमें पानी भर के बहुत सारी स्टीम ले ली है, तो उसी के जैसा यहाँ पे काम होता है। लेकिन वो हमारे चेहरे पे नहीं, यहाँ पे रस द्रव्य के अंदर करना है। तो स्वेदन एटसेट्रा प्रोसीजर्स ऑफ पारद, पारद की ये सभी प्रोसीजर्स करनी है। एंड और क्या करना है, सिर्फ प्रोसीजर्स करनी है तो ठीक है, लेकिन ये सारी प्रोसीजर्स करनी क्यों है ना? बाय एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर करके क्या करना है, द मोबिलिटी ऑफ पारद इज टू बी कंट्रोल्ड। पारद की जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब क्या, वो मोबाइल है। पारद जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो मोबाइल है। वो एक ही जगह पे टिकता नहीं है पारद, वो किसी भी जगह पे वो स्टेशनरी नहीं है, वो मोबाइल है। वो उसमें बहुत सारा चल गुण है ना? वो तो चंचल है, पारद लिक्विड है वो। हालांकि वो मेटल है, वो धातु है, लेकिन फिर भी वो नहीं है एक जगह पे टिकता, वो स्टेशनरी बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें मोबिलिटी ये गुण है उसके अंदर, चंचलत्व ये गुण है उसके अंदर। तो उसको हमें कंट्रोल करना है, पूरा खत्म भी नहीं करना है। हाँ, अगर हम उसको पूरा खत्म करेंगे तो पारद की भी भस्म बन जाएगी, वो मर जाएगा, यानी कि उसकी उसका मारण होकर उसकी भस्म बन जाएगी। लेकिन वो करना भी नहीं है, और वो अभी के समय में आपसे और मुझसे, मेरे गुरुजनों से, हम उन लोगों से पॉसिबल भी नहीं है, या करना आता भी नहीं है। लेकिन हम उसकी मोबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, और इन सभी यंत्रों की मदद से कर सकते हैं। तो इन सभी यंत्रों के अंदर पारद को ऐड करके उसकी मोबिलिटी को कंट्रोल करने के एक एक स्टेप ले सकते हैं हम इसके अंदर। तो स्वेदादि कर्मम निर्मातु वार्ति केंद्रे ही प्रयत्नतः प्रयंत्रतो पारदो यस्मात् तस्मात् यंत्र तो पारदो यस्मात्, जिससे ये सब लोग जो वैद्यगण होते हैं, जो बुद्धिशाली वैद्यगण होते हैं, वो ये करते हैं। तस्मात् उसको यंत्रम इति स्मृतम, उसको यंत्र कहा जाता है, ऐसा याद रखो। तो उसी को यंत्र माना जाता है। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो है जिससे पारद की स्वेदन एटसेट्रा प्रोसीजर्स होती है, और ये सभी प्रोसीजर्स करके हम पारद की मोबिलिटी को, यानी कि उसके चंचलत्व को कंट्रोल में लेके आते हैं, तो उसको यंत्र बोलते हैं। तो ये जो है यंत्र की डेफिनेशन हो गई। तो ये एक तो थोड़ा बड़ा श्लोक है, यानी कि 2 लाइन का श्लोक है, तो उसको हम याद रखेंगे, बाहर करेंगे, क्योंकि यही श्लोक जो है वो व्यवहार में ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। हाँ, इसका रेफरेंस लिखना मैं भूल गया, ये रसरत्न समुच्चय में से लिया गया है श्लोक। तो इससे इसके पहले के भी जितने श्लोक थे हमने रसरत्न समुच्चय में से लिए थे ना, ये श्लोक भी रसरत्न समुच्चय में से ही लिया गया है। तो इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे श्लोक भी मिलेंगे, जैसे आनंद कंद का जो श्लोक है वो बहुत ही छोटा है। भी शायद स्लाइड में नहीं लिया मैंने, तो मैं आपको कल स्लाइड में लेके समझाऊंगा। वैसे उसमें सिर्फ यही है, रसो नियंत्रते येन यंत्रम तदिति उच्यते। इतना सिंपल श्लोक है उसकी डेफिनेशन का, कि जो भी रस को नियंत्रित करता है वो यंत्र है। रस को ये नियंत्रित करता है मतलब क्या, तो उसकी डिटेल यहाँ पे समझाई है, कि रस को नियंत्रित करता है मतलब रस के मोबिलिटी को, उसका जो ये गुण है, जो चंचलत्व गुण है, उसको ये
कंट्रोल करता है। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया है। अभी यंत्र का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है ना, उसकी व्युत्पत्ति, उसका डेफिनेशन, और भी कुछ डेफिनेशन है तो वो सारी ही हम ऐड करके देखेंगे। लेकिन ये श्लोक जो है आप ऐड करिए और रिकॉर्ड करके भी मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। फिर है हमारा पहला यंत्र, शुरू करते हैं। तो हमारे सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला नाम ये दिया है, उलूखल यंत्र। नाम और इसकी जो जुड़नी है ना, वो अच्छे से याद रखिए। उल्लू खल, उसमें जो ल है वो दीर्घ उ है। उल्लू का ल जो है वो दीर्घ उ है। फिर कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उल्लू खल लिख देते हैं, उल्लू खल के बदले उल्लू कर देते हैं, तो वो भी नहीं करना है। तो ये जो है उल्लू खल यंत्र। तो यहाँ पे वैसे डिस्क्रिप्शन तो हम आगे देखेंगे, श्लोक भी आगे देखेंगे, लेकिन पहले दो फोटोग्राफ यहाँ पे रखे हुए हैं। एक फोटोग्राफ है और एक इमेज है। तो पहला जो इमेज है ये तो हमारी टेक्स्ट बुक में से ही लिया है मैंने। तो हमारी जो रसाशास्त्र की टेक्स्ट बुक है डॉक्टर भारती ओमरेटिया की, उसी में से ये फोटो लिया हुआ है। तो यहाँ पे उलूखल कैसा दिखता है वो उसका डायग्राम पेंसिल से स्केच किया हुआ, और साथ ही साथ में उसके डायमेंशन भी दिए हुए हैं। लंबाई, चौड़ाई, उसकी हाइट, उसकी डेप्थ, उसका डायमीटर, उसकी जो मुसली है, मतलब जो हम जिसको बोलते हैं दस्ता, इमाम दस्ता या खानी दस्ता का जो दस्ता है, उसकी हाइट, सभी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो इन्होंने क्यों रखी है इतनी, और वो भी अंगुल प्रमाण में, सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं रखी, इंच में नहीं रखी, क्योंकि श्लोक में ऐसा बताया गया है। तो उस हिसाब से हम यंत्र ये उलूखल बनाते हैं। हमारे घर में, हमारे किचन में होंगे बहुत सारे इमाम दस्ता या खाने दस्ता, है ना, लेकिन हमें इसी साइज का यूज करना है, या फिर हम चाहे तो छोटी बड़ी हमारी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। बेसिकली ये डायमेंशन को हम फॉलो करते हैं, तब वो मर्क्यूरी की और अन्य रसोई द्रव्यों की प्रोसीजर्स में काम आता है। तो राइट साइड में आपको जो फोटो दिख रहा है वो हमारी लेबोरेटरी के अंदर जो लोकल यंत्र है, ये जो इमाम दस्ता है उसका है। तो ये मेरे फोन से ही लिया हुआ फोटो है, और आप जब यहाँ पे आएंगे तो इसी को यूज करेंगे। हालांकि ये अभी तो फिलहाल हमारे पास क्वांटिटी एक ही है, और उसको हम एक ही सफिशिएंट है, हमारा सारा काम हो जाता है इसमें। लेकिन अगर आप उत्साही है, आप सभी स्टूडेंट्स अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हम इसको और भी लेंगे ज्यादा, और एक या और दो भी हम इसको खरीद करेंगे। तो ये जो है उलूखल यंत्र या फिर इमाम दस्ता, हिंदी में बोलेंगे तो इमाम दस्ता, गुजराती में बोलेंगे तो खाइणी दस्तो या खांडड़ी दस्तो, और इंग्लिश में बोलेंगे तो मोर्टार एंड पेस्टल। तो ये जो नीचे का है उसको बोलते हैं मोर्टार, MORTAR, और ऊपर का जो है दस्तो जो है उसको बोलते हैं पेस्टल, PESTLE। तो इसके डायमेंशन वगैरह आपको पता चल गए। अब हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी इसका डायमेंशन वगैरह देखेंगे। तो ये जो उलूखल यंत्र है, डेफिनेशन बहुत ही इजी है, यहाँ पे श्लोक जो है अलग से हम पूरा ही ले लेंगे। उलूखल यंत्र इज एन apparatus, ये एक इस तरह का apparatus या इस तरह का यंत्र है, यूज्ड फॉर पाउंडिंग द मटेरियल। अभी ये जो है पाउंडिंग, ये शब्द जो है आप याद रखिए। पाउंडिंग द मटेरियल, तो टू पाउंड यानी कि जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे या तो उसको हम पीसते हैं, या गुजराती में बोलते हैं खांडवू। अगर हमें उसको खांडना है तो उसको बोलेंगे पाउंडिंग। और संस्कृत में उसका वर्ड है कुट्टना, या फिर जिसको हिंदी में बोल सकते हैं हम उसको कूटते रहते हैं, है ना, हिंदी में भी उसी के संस्कृत के जैसा ही सिनोनिमस वर्ड है कूटना। अगर हम हमें किसी को कूटने के लिए उपयोग करना है तो वो उसको पाउंडिंग ऐसा शब्द उपयोग करेंगे। संस्कृत में भी कुट्टना ऐसा बोलते हैं। श्लोक में भी आप देखेंगे, किसी भी मटेरियल को पाउंडिंग करने के लिए, कूटने के लिए, खांडवा माटे जो यंत्र की जरूरत पड़ेगी वो है उलूखल यंत्र। ये जो उलूखल यंत्र है, ये apparatus कैसा बना हुआ होना चाहिए, उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए। पहला शाइनी, और दूसरा स्ट्रॉन्ग। इन दो क्वालिटीज वाला आयरन यानी कि लोहा होना चाहिए, ऐसा लोखंड का होना चाहिए। तो फोटो में देख सकते हैं, है ना, ये नीचे के भाग में तो आपको शाइनी दिखेगा, ऊपर क्या है हमने काफी सारा यूज कर लिया है, तो ऊपर का जो सतह है वो थोड़ा घिस गया है। तो नहीं तो अगर आप जो नया लेंगे तो वो काफी अच्छा कलर किया हुआ शाइनी ही मिलेगा। और ये तो वैसे लोहे का है, अगर हम स्टील का लेंगे, स्टेनलेस स्टील का या SS जो सेलम स्टील बोलते हैं उसका लेंगे, तो वो तो और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा
रहेगा। वैसे वो काफी महंगा होगा, वो शायद 2-3 हज़ार रुपए का आएगा। ये जो है शायद 400-500 रुपए का मिलता है मार्केट में। तो ये हमारे पास है आयरन का या लोहे का, हम इसको स्टील का भी यूज कर सकते हैं। अभी इसके डायमेंशंस जो है 16, क्या है, अंगुल। 16 अंगुल इसकी हाइट है। तो अंगुल प्रमाण आप सीख गए होंगे रचना शारीर में, है ना। आप फर्स्ट ईयर में जो रचना शारीर पढ़े हैं तो उसके अंदर अंगुल प्रमाण तो आप सीख ही गए होंगे, तो उसके बारे में मैं रिपीट नहीं करता हूँ कि अंगुल प्रमाण क्या है, उसको कैसे मापते हैं वगैरह, है ना। तो 16 अंगुल जो है वो इसकी हाइट है। देखिए यहाँ पे 16 अंगुल कहाँ से कहाँ तक है, एकदम बॉटम से लेके एकदम टॉप तक। इसके अंदर इसका जो बेस है वो भी कवर हो जाता है। आपको यहाँ पे दिखेगा उलूखल यंत्र में नीचे में एक पतला सा बेस है, जो स्केच है उसमें भी दिखेगा, और जो फोटोग्राफ है उसमें भी दिखेगा। तो जो वो है वो एकदम सॉलिड पार्ट है, वो जो है वो पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है, हॉलो पार्ट नहीं है वो। तो एकदम ऊपर से लेके एकदम नीचे तक जो है वो 16 अंगुल या 16 अंगुल प्रमाण होती है, तो उसको हम बोलेंगे उसकी हाइट। फिर आगे है 10। 10 अंगुल क्या है, उसका डायामीटर। तो डायामीटर अगर आप इंग्लिश मीडियम में से पढ़ के आए हैं तो डायामीटर क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है तो डायामीटर मतलब कोई भी एक सर्कल होता है तो उसके एक छोर से लेके दूसरे छोर तक का अंतर, है ना, जो अपने उसके सर्कल के केंद्र में से पसार होता है, या जिसे हम हिंदी या गुजराती में बोलते हैं व्यास, है ना। तो केंद्र से लेके किसी भी छोर तक का अंतर उसको बोलते हैं रेडियस या फिर त्रिज्या। लेकिन पूरा का पूरा आधा नहीं, पूरा का पूरा है उसको बोलते हैं डायामीटर। तो वो जो है कितना होगा, 10 अंगुल, ऐसा उन्होंने बताया है। उन्होंने मतलब हमारे रसरत्न समुच्चयकार ने। तो 10 अंगुल जो है इसका डायमीटर या फिर इसका व्यास जो है वो 10 अंगुल होगा। फिर आगे बताया है 13 अंगुल इसकी डेप्थ है। डेप्थ मतलब जो इसका जो गहराई है, या गुजराती में बोलेंगे ऊंडाण, वो जो है डेप्थ है, 13 अंगुल है। तो यहाँ पे देखिए 16 अंगुल और 13 अंगुल को बाजू बाजू में ही रखा है। तो 13 अंगुल कहाँ तक जाता है, इसके बेस के ऊपर तक, बेस के नीचे तक नहीं है। मतलब कि 13 अंगुल जो है वो अंदर से लिया गया माप है, 16 अंगुल जो है वो बाहर से लिया गया माप है। अगर बाहर से नापेंगे तो उसका बेस भी काउंट हो जाएगा, अंदर से नापेंगे तो उसका बेस काउंट नहीं होगा। तो वो जो इसकी गहराई है या जो डेप्थ है वो है 13 अंगुल। तो ये उसका प्रमाण है, 16 अंगुल, 10 अंगुल और 13 अंगुल, ये इतने प्रमाण में है। फिर दूसरा एक डायमेंशन है इसके पेशल का डायमेंशन। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोर्टार एंड पेस्टल। ये वर्ड लिखने में भूल गया यहाँ पे, लेकिन आप याद रखिए MORTAR, मोर्टार। और पेस्टल, इसका जो पेस्टल होता है वो होता है 20 अंगुल लेंथ का। तो ये जो है ऊपर से लेके नीचे तक इसकी पूरी लंबाई जो है वो 20 अंगुल होनी चाहिए। तो यहाँ फोटोग्राफ में तो आपको बाहर का ही दिखेगा, है ना, ऊपर से मतलब टॉप से लिया गया फोटोग्राफ नहीं है, मैंने साइड से लिया गया फोटोग्राफ है। तो ये जो है इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेस्टल। अगर हिंदी में बोलते हैं तो इमाम दस्ते का दस्ता बोलते हैं। गुजराती में भी खांडनी दस्तानो, दस्तो, ऐसा बोलते हैं। और बहुत जगह पे आपको मिलेगा इसका एक और शब्द है, इसको बोलते हैं मूसली। मूसली में मुंह दीर्घ मुंह है। रस्व जो मुंह होता है वो एक वनस्पति का नाम है। वो मूसली जो है वो काली और सफेद मूसली होती है, आप द्रव्यों में पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो दीर्घ मुंह है तो वो ये जो है हमारे दस्ता हो जाएगा। इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है चूर्ण बनाने के लिए और मेकिंग चूर्ण। हाँ, लेकिन इसमें पूरा पूरा चूर्ण नहीं बनता। आप जिसको चूर्ण समझते होंगे या एकदम फाइन बारीक पाउडर होगा, तो वो सभी द्रव्यों का नहीं बनता इसमें। जो सॉफ्ट ड्रग्स होंगे जैसे कि हल्दी, हल्दी जो है आपने पूरी हल्दी देखी होगी, है ना। तो वो जो पूरी हल्दी है उसके टुकड़े हैं वो सुखा दिया है हमने उसको, वो सूख गई है। उसके बाद अगर हमें उसका पाउडर करना है तो हाँ वो उसका पाउडर बन जाएगा, क्योंकि वो एक वनस्पति द्रव्य है, वो एक सॉफ्ट सब्सटेंस या सॉफ्ट ड्रग है। लेकिन समझ लीजिए मैं यहाँ पे मार्कशीट को लेके आता हूँ, अभ्रक को लेके आता हूँ, तो उसका पूरा चूर्ण इसमें नहीं बनेगा। तो बनेगा, अगर इसी में बनाना है तो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके वो
बनेगा इसका पूरा चूर्ण, या फिर हमें उसको वस्त्र गालित करना पड़ेगा, कपड़े से छानना पड़ेगा। एकदम पतला सूती कपड़ा होता है, सुतराउ कपड़ा है ना, एकदम कॉटन का जो क्लॉथ होता है, सूती कपड़ा। हम हमारे घर में अगर मटके में पानी रखते हैं तो उसमें उस पानी को छानने के लिए हम जो सूती कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, वैसा वाला सूती कपड़ा, उसको उसमें से हमारे द्रव्य को भी फिल्टर कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं वस्त्र गालित या वस्त्र गालन करना। तो ये प्रोसीजर भी करनी पड़ेगी। उलूखल यंत्र का उपयोग और उस कॉटन क्लॉथ का उपयोग दोनों करने के बाद हमें एकदम फाइन पाउडर चूर्ण मिलेगा। या फिर हमें मोटा मोटा दरदरा चूर्ण, जिसको हम बोलते हैं यवकूट चूर्ण, यवकूट चूर्ण, या फिर सामान्य भाषा में बोलते हैं भरड़ चूर्ण। तो वैसा तो हमें डेफिनेटली मिल ही जाएगा उसमें। या फिर गुजराती में हम बोलते हैं आखू पाखू दड़ेलू, तो वो तो हमें इसमें डेफिनेटली मिल जाएगा। और सूक्ष्म चूर्ण भी अगर सॉफ्ट सब्सटेंस है तो तुरंत मिल जाएगा, हार्ड सब्सटेंस है तो हमें इसको वस्त्र गालित या कपड़े से छानना पड़ेगा। तो ये हो गया उलूखल के बारे में। उलूखल यंत्र, तो इसकी जानकारी आपको पता चल गई। अगर आपको अभी, ये तो मैंने आपको फोटो दिखा के या इतना स्लाइड में थोड़ा सा लिख के बताया है, लेकिन थियरी एग्जाम में होता है ये 5 मार्क का क्वेश्चन। तो आपको 5 मार्क का क्वेश्चन मतलब इसका डिस्क्रिप्टिव वर्णन करना है, 2-2.5 पेज तक भर के, है ना। तो लाइंस बीच में खाली छोड़ के बड़े बड़े अक्षर करके ऐसे नहीं, अच्छे से डिस्क्रिप्शन करना है। तो वो सब हमें कहाँ से मिलेगा, वो होता है इसके श्लोक में। तो इसका श्लोक जो है वो काफी बड़ा है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट इसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना सीख लीजिए, इसका उच्चार करना जरूर सीख लीजिए। वाइवा में अगर कहीं पे चार्ट में दीवार पे ये श्लोक है, आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि पढ़ के बताओ, प्रोनाउंस करके बताओ, तो ये आपको आना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो अभी श्लोक को हम सीखते हैं, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो ट्रांसलेशन है, वो तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए जरूरी है, वाइवा में बोलने के लिए जरूरी है। अंगुलांतु दशांगुलांतु विस्तारे, इसका विस्तार जो है ऊपर से इसका विस्तार जो है वो ऊपर में जो डायमीटर है वो है होना चाहिए 10 अंगुल। दशांगुलांतु विस्तारे तू उत्सेदे षोडशांगुलम। इसका उत्सेद जो है मतलब इसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए षोडश यानी कि 16 अंगुल। इसका विस्तार यानी कि इसका डायमीटर जो है वो होना चाहिए 10 अंगुल। इसका उत्सेद यानी कि इसकी हाइट जो होनी चाहिए जमीन से लेकर ऊपर तक वो होनी चाहिए षोडश यानी कि 16 अंगुल। त्रयोदशांगुल चैव निम्नत्वेन च समदृढ़म। और अंदर से अगर हम इसको मापते हैं तो अंदर के जो उसका अंदर का जो बेस है या जो तड़िया है वहां से लेके ऊपर तक का यानी कि इसका जो डेप्थ है, ऊंडाण जो है, गहराई जो है वो होना चाहिए 13 अंगुल। तो ये सभी तो आपने फोटोग्राफ में और स्केच में देख लिया है। अभी और लिखा है निम्नत्वेन च समदृढ़म। च ये कैसा होना चाहिए, ये समदृढ़ यानी कि ये एकदम मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दस्ते से अगर खल में, ये जो उलूखल है उसके अंदर हम अगर कूटते हैं तो खल ही टूट जाए या दस्ता ही टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समदृढ़ यानी ये बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इसीलिए अयसा निर्मितम चैव। अयसा, अभी जो अयस है, अयस, अयस ये जो शब्द है ये समानार्थी है लोहे के लिए, आयरन के लिए। तो आयरन या लोहा या लोखंड जो होता है उसके लिए संस्कृत में जो शब्द यूज करते हैं वो है अयस, अयस। तो अयसा, अयसा मतलब अयस में से बनाया गया। अयसा निर्मितम चैव, लोहे में से बनाया गया ऐसा। मध्य मध्ये अति मसृणीकृतम, मध्य यानी कि बीच में, ये जो उलूखल है उसके बीच में अति मसृणीकृतम, काफी बार इसको कूट के एकदम समतल सरफेस बनाया गया रहेगा। तो मध्य में जो है अति मसृणीकृतम, इसका जो सरफेस है वो है काफी बार इसको कूट के अच्छे से एकदम फ्लैट सरफेस अंदर में होगा। वो जो है बिल्कुल भी खुरदरा सरफेस अंदर में होगा नहीं, अंदर की जो सपाटी है वो खुरदरी या खरबचड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्लैट और स्मूथ सरफेस अंदर की होनी चाहिए। विंशति अंगुल दीर्घश्च, 20 अंगुल दीर्घ, 20 अंगुल लंबा क्या होना चाहिए, लोह दंड।
लोह दंड जो है, यानी कि इसकी जो मुसली है या फिर इसका जो दस्ता है, पेस्टल है, वो है लोह दंड, वो भी लोहे का ही होना चाहिए। और विंशति अंगुल यानी कि 20 अंगुल लंबा ये होना चाहिए। सुशोभनम, अच्छा सा दिखने वाला। अच्छा सा दिखने वाला सिर्फ उतना ही जरूरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, फोटोग्राफ में ऊपर देखिए, यहाँ पे कुछ लाइंस बनी हुई है, ग्रिप के लिए है वो। अगर हमें हाथ से पकड़ना है उसको तो हमारे हाथ में से फिसल फिसल भी जाना नहीं चाहिए। और ये बहुत ही सिंपल वाला हम यूज करते हैं, वरना इसमें कुछ बहुत सारी आर्ट एंड डिजाइन भी हो सकती है, लेकिन बेसिक है, इतनी लाइंस यहाँ पे है, 3 लाइन, एक लाइन और फिर 3 लाइन, वो हमारे हाथ को पकड़ने के लिए, ग्रिप के लिए। काम करते करते अगर पसीने वाले हमारी हथेली हो जाएगी तो वो तो फिसल जाएगा हाथ में से, तो ये नहीं चाहिए। इसके लिए ऐसा सुशोभनम लोहदंडम चाहिए। उलूखल अभिधम यंत्रम बुधैहि तत् प्रकीर्तितम। ऐसे यंत्र को बुधैहि यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उलूखलम उलूखल अभिधम, इसको उलूखल नाम से जानते हैं। ऐसे यंत्र को जो इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गहरा होगा, ऐसा इसका मटेरियल होगा, इसका बेस ऐसा, ये जो है फ्लैट होगा, इसमें 20 अंगुल का लोह दंड होगा, ऐसे यंत्र को बुद्धिमान लोग तत्प्रकृतितम मतलब कि बुद्धिमान लोगों के बीच में जाना जाता है। ये यंत्र को उलूखल विधम, ये उलूखल नाम से जाना जाता है। अभी उसका एप्लीकेशन या यूज बोलते हैं। ताप्यादि नाम कुट्टनार्थ। ताप्यादि नाम, अभी यहाँ पे जो एक वर्ड आ गया ताप्यो, जैसे यहाँ पे वर्ड आया था अयस, तो यहाँ पे दूसरा वर्ड है ताप्य। तो आप सभी को पता है तापी नदी सूरत के पास में है, सूरत में से होके गुजरती है तापी नदी। तो एक हमारा एक रस द्रव्य है जो तापी नदी के किनारे से बहुत ही मिलता है हमें। मतलब कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे, काफी सारी जगहों पे मिलता है, लेकिन उसमें से ज्यादातर तापी नदी के किनारे से मिलता है। हाँ, वो कोई ऐसा पानी का द्रव्य नहीं है, वो एक जमीन का द्रव्य है, जैसे कि शंख है या फिर छिपला है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है ये जमीन का ही एक द्रव्य है। जो मैंने आपको बहुत बार बताया ना, अभ्रक, माक्षिक, माक्षिक है ना, तो ये माक्षिक है, उसी का सिनोनिम है ताप्य। तो हमारा जो रस द्रव्य का जो दूसरा द्रव्य है, महारस के अंदर तीसरा द्रव्य है अभ्रक, वैक्रांत, और फिर आता है माक्षिक। तो उसमें भी सुवर्ण माक्षिक, रौप्य माक्षिक, ऐसे कुछ टाइप से वो देखेंगे उस समय पे। लेकिन ये जो माक्षिक नाम का जो द्रव्य है वो आयरन और कॉपर से बना हुआ है। आयरन और कॉपर का ये एक एलॉय है, मतलब कि लोहे और तांबे का मिश्र धातु है, तो उसको बोलते हैं ताप्य। वो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। हमारे जितने भी रस द्रव्य ले लीजिए, तो उसमें डायमंड को छोड़ दीजिए, है ना, वो तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड है, लेकिन बाकी उसको छोड़ दीजिए, तो ताप्य जो है वो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, लोहे से भी ज्यादा कठिन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोहा है ऑलरेडी, और साथ में तांबा भी है, तो लोहे और तांबे के मिश्र गुण उसके अंदर है। तो उसमें 55-45 के अनुपात में, उतने परसेंटेज के अनुपात में आयरन और कॉपर होते हैं, तो उसको बोलते हैं ताप्य या फिर माक्षिक। ताप्य आदि नाम, ताप्य एटसेट्रा, माक्षिक एटसेट्रा जो कठिन द्रव्य है उनको कुट्टनार्थ, कुट्टन करने के लिए यानी कि कूटने के लिए या फिर खांडवा माटे, तो कुट्टनार्थ यंत्रम एतत् प्रयुज्यते, ये यंत्र प्रयोजन में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। लघुनी च अथ दीर्घाणी, इससे छोटे साइज में या इससे बड़ी साइज में। लघुनी च अथ दीर्घाणी, ऊपर जो साइज दी हुई है ना, उसी डायमेंशन को फॉलो करिए। रेशियो जो है वो 10 अंगुल, 13 अंगुल, 16 अंगुल, 20 अंगुल है ना, वो रेशियो को तोड़िए मत। उसी रेशियो को फॉलो करते हुए छोटी साइज का या बड़ी साइज का युक्तिया यंत्राणी कारयेत, युक्ति पूर्वक यानी कि सोच समझ के उसी रेशियो को फॉलो करते हुए आप इससे छोटा या बड़ा यंत्र बना सकते हैं। ये जो है यंत्र हमारा कुछ आधा किलो, 1 किलो, अगर हमें कोई द्रव्य है प्रोसेस करना है तो उसके लिए सही है ये। कोई बोलेगा मेरा तो बड़ा इंडस्ट्री है, मुझे तो एक साथ 50 किलो द्रव्य प्रोसेस करना है, तो उसी उसके लिए दीर्घाणी, इससे बड़ी साइज में। लेकिन इन्हीं रेशियो को जो है 13 अंगुल, 16 अंगुल, 10 अंगुल, 20 अंगुल, उसी को फॉलो करते हुए बड़ा भी यंत्र बना सकते हैं, युक्ति पूर्वक यानी कि सोच समझ के बना सकते हैं। द्रव्य मानानु अनुकूल्येन,
विधानग्नो भिषग्वर, जो मैंने बताया वही है वहां पे। द्रव्यमान, ये जो द्रव्य है हमारा सब्सटेंस है, उसका मान, मान यानी कि उसका जत्था कितना है, तो कितने किलोग्राम है हमारे पास, उसके अनुकूल हम उसको युक्ति पूर्वक छोटा या बड़ा बना सकते हैं। विधानग्नो भिषग्वर, जो भी चिकित्सक, भिषक यानी कि चिकित्सक, जो भी चिकित्सक जानकार है, तो इस विधान को, इस रेशियो को फॉलो करके अपने अनुसार उलूखल यंत्र और छोटा बड़ा बना सकते हैं। लेकिन हमें ये जो रेशियो है उसको, ये डायमेंशन को हमें भूलना नहीं है, और कुट्टन के लिए या फिर चूर्ण बनाने के लिए, चूर्णीकृत करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। लेकिन फिर से आपको बताया वैसे कि चूर्ण जो है वो सॉफ्ट ड्रग्स का इजीली बन जाएगा। तो ये उलूखल यंत्र के बारे में आज हमने देखा। आगे है कुछ खलव यंत्र के बारे में, तो ये हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल जो है एक इसका एक वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि सिर्फ फोटोग्राफ में नहीं लेकिन मोशन में भी आपको पता चले कि ये काम कैसे करता है। वैसे तो आप सभी ने ये देखा ही होगा, फिर भी एक इसका वीडियो जो है हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे दिखाता हूँ। आप ऐसे भी पाउंडिंग मशीन ऐसा सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, ऐसे ये या इसके जैसे बहुत सारे वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्टली मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हमने ले लिया है ना। तो ये एक चिली पाउंडिंग मशीन है, और इसमें हम मिर्ची या फिर हल्दी या फिर ऐसे जो है द्रव्यों को हम कूट सकते हैं। तो इसको कंडप मशीन भी बोलते हैं। मार्केट में अगर हम खरीदने जाते हैं तो इसको कंडप मशीन बोलते हैं। अब यूट्यूब पे भी अगर आपको सर्च करना है तो कंडप मशीन ऐसा सर्च करिए, है ना। और ये टू रोड है, मतलब कि यहाँ पे एक साथ में दो मुसली है, दो दस्ते हैं एक साथ में यहाँ पे, है ना। और हैवी कंडम मशीन है ये। तो अगर हम इसका वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वैसे तो बहुत सारे जो है मैन्युफैक्चरर इंजीनियर जो होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर या इसके कंपनी वाले, तो वो इस मशीन को, ये ऑटोमेटिक मशीन है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मैन्युअली हमें यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये किसके लिए काम में आएगा, जो बड़े पैमाने पे काम करते हैं उसके लिए। बाजू में ये एक शेकर भी रखा हुआ है, अगर चाहिए तो हमें वहां पे छलनी रख के हम उसको, द्रव्य जो भी निकलता है उसको छान भी सकते हैं। तो एक ही इलेक्ट्रिसिटी से दो तरह के काम ये मोटर से हो जाते हैं। तो अभी जो है इसको आप यूज में देखेंगे तो थोड़ा पता चलेगा। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ तो देखिए, ये अभी यहाँ पे कुछ रखा नहीं है, लेकिन वहां पे छानने छानने के लिए भी रख सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी से जब ये मशीन चलेगा, अभी यहाँ पे अंदर हल्दी डाली हुई है ना, तो हल्दी जो है वो पूरी आखी अखंड जो होती है सूखी हल्दी, अभी यहाँ पे दोनों ही मुसल को शुरू कर दिया है। तो देखिए कैसे वो चूर्ण होने लगता है। तो इस तरह से ये मशीन काम करता है। तो प्रिंसिपल तो वही है ना, सिद्धांत तो वही है कि हमें करना है कौन सा प्रोसेस, कुट्टन प्रोसेस करना है, कूटने का प्रोसेस करना है, चूर्णीकरण होना चाहिए हमारे द्रव्यों का। तो ये मार्केट का वीडियो है ना। हल्दी का पाउडर बनाने का पाउंडिंग मशीन, बेसिकली इसको हम पाउंडिंग मशीन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाउंडिंग का काम होता है। तो यही काम मैन्युअली करने के लिए हम ये उसको बंद भी कर सकते हैं ना, और छलनी, मतलब ये शेकिंग मशीन है, यहाँ पे शेकिंग होता है, ताकि अगर उसको छानना है तो वहां पे छान भी सकते हैं। तो वो एक अलग चीज है, इन्होंने इसी के अंदर बिठा दिया है। लेकिन देखिए कि हल्दी जो है कैसी पाउडर हो जाती है। तो हल्दी के केस में या अन्य वनस्पतियों के केस में डायरेक्टली चूर्णीकरण करना, चूर्ण बनाना पॉसिबल है, लेकिन सभी रस द्रव्यों में ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक वीडियो भी आपने देख लिया। आपको और भी वीडियोस देखने हैं इसके, तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे पाउंडिंग मशीन ऐसा सर्च करिए, तो इसकी कार्य रचना आपको समझ में आ जाएगी। वैसे यहाँ पे तो आपको मैन्युअल जो है उसकी तो कार्य रचना समझ में आ ही गई है। तो अभी यहाँ पे जो है हम उलूखल यंत्र एक ही रखते हैं, आज हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बाद में दूसरा जो है उलूखल यंत्र के बाद खल्व यंत्र, कच्छप यंत्र, डमरू यंत्र, वो सब बाद में देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जो है अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए चैट में। आपको आज के क्लास में जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई छोटा सा पॉइंट हो, कोई बड़ी बात हो, जो कुछ भी हो, तो आप इस क्लास को, वीडियो को जब मैं अपलोड कर दूंगा तो आप फिर से एक बार देख लीजिए उसको यूट्यूब पे, लिंक आपको भेज दूंगा वहां पे शीट में। और कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो भी पूछिए, अभी भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करते जाइए।
और अपने अटेंडेंस अगर वहाँ पे लिख दी है तो आप लीव कर सकते हैं, बिना अटेंडेंस लिखे लीव मत करिए।